हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस पे। मैं अंकित आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। कल का जो बचा हुआ पार्ट था ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसको आज लेकर के आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोड से। तो आज का मोटिवेशन कोड है कि जीवन ही प्रेरणा। अब प्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन, जो अपन कोड लाते हैं वही। तो जीवन ही मोटिवेशन है, यानी कि आदमी को प्रेरणा लेने की जरूरत है नहीं, उसके जीवन में वो खुद, जो उसका जीवन है वो खुद ही एक प्रेरणा है। तो तभी तो लिखा हुआ है जीवन ही प्रेरणा है। उसको किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं, किसी से मोटिवेशन की जरूरत नहीं, वो खुद में एक मोटिवेशन रखता है। तो शुरू करते हैं आज के इसी मोटिवेशन कोड के साथ। तो थोड़ी कल की चर्चा कर लेते हैं। कल क्या देखा था? कल अपन ने कुछ खाद देखे थे, जैसे FYM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। तो वो कौन सी खादें थी? वह थी असांद्रित खादें। कौन सी खाद? असांद्रित। अब असांद्रित खादें क्या होती थी? मैंने बताया था कि ऐसी कार्बनिक खाद जिनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा और पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो? कम हो। अब आज पढ़ेंगे हम शांद्रित कार्बनिक खादें। कौन सी खादें? शांद्रित कार्बनिक खादें। शांद्रित कार्बनिक खादें। अब सांद्रिक कार्बनिक खादें क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले लिखवा दी थी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दोबारा डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है नहीं कि सांद्रित कार्बनिक खादें क्या कहलाती है। तो वे खादें हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा उसकी तुलना में, किसकी में? असांद्रित कार्बनिक पदार्थों की तुलना में अधिक हो। यानी कि मिट्टी में अपन अगर इस खाद को डालें तो कार्बनिक पदार्थ तो कम जाए और पोषक तत्व ज्यादा जाए। तो वो क्या कहलाती है? अपनी सांद्रित कार्बनिक खादें। तो इसकी परिभाषा लिखवाने की जरूरत तो है नहीं, तो फिर भी मैंने, अगर जरूरत तो भी मैंने बोल करके समझा दिया। तो अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। इस पे एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं खलिया। केक्स। फिर खलिया के बाद में गुआनो। अब गुआनो समझते हो? गुआनो क्या होता है? शायद नाम सुना होगा पहले भी कि गुआनो किसे कहते हैं। कि गुआनो, पहले मैं लिख देता हूं गुआनो, सेकंड नंबर पे गुआनो। अब गुआनो क्या होता है? तो गुआनो पक्षियों की बीटों को भी बोलते हैं। और जो समुद्र तल होता है अपना, जैसे समुद्र है, ओशियन, सागर, सी, तो इसके नीचे तलहटी पे जो मछलियों के जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जो उनका मल होता है, उसको गुआनो बोलते हैं। तो समझ आया गुआनो किसे कहते हैं? या तो पक्षियों की बीट, या फिर समुद्र तल में मछलियों का मल, तो उसे बोलते हैं गुआनो। तो गुआनो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है कि जो वो अवशेष होते हैं उसके तलहटी में। अब वो जरूरी नहीं कि मछलियों के मल ही हो, वो जैसे कोई और कार्बनिक पदार्थ भी हो सकता है। फिर बात करते हैं अपन मछली की खाद। अब मछली खाद का मतलब कि मरी हुई मछली, मछली की खाद को खेत में डाल देते हैं, तो उससे जो वो ऑर्गेनिक मैटर में बदल जाती है और पोषक तत्व प्रदान करती है। जैसे सूखा रक्त खून, वो भी इसी के अंदर आता है। हड्डियों का चूरा, वो भी इसी के अंदर आता है। सूखा रक्त, हड्डियों का चूरा, तो ये सब किस में आता है? सांद्रित कार्बनिक खाद। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कैक्स की, खलियां। यही अपने सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। कैक्स। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ कैक्स, कि कैक्स होती क्या है। तो कैक्स क्या होती है? ऐसी कि ऐसे पदार्थ जो अपने को किससे, जैसे कोई फसल, उसका तेल निकालने के बाद बचा हुआ अवशेष खलिया कहलाता है। तो खलियों से तात्पर्य
खलियों से तात्पर्य है कि खलियों से तात्पर्य है कि किसी फसल का तेल निकालने के बाद बचा अवशेष क्या कहलाता है? कैक्स कहलाती है। अब कैक्स समझ आया कि जैसे सरसों थी, आपने उसका तेल निकलवा लिया, तेल खुद यूज ले रहे हो और उसकी जो खली है वो जानवरों को खिला रहे हो। तिल है, तिल का भी ऐसे यूज लेते हैं। मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, और सोयाबीन के साथ साथ जैसे मक्का, मक्का में तेल, वैसे अनाज वाली फसल है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तेल निकलता है उसमें, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। तो ये तो हो गई अपने केक्स की बात। अब केक्स के अंदर देखते हैं टू टाइप्स ऑफ केक्स, एडिबल केक्स, खाद्य खलियां, और अखाद्य नॉन एडिबल केक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अखाद्य खलियां। तो दो प्रकार की, दो प्रकार की खलियां। पहली कौन सी? अखाद्य, दूसरी खाद्य। सबसे पहले अपन अखाद्य की बात करेंगे। अखाद्य खलियां, तो मेरे हिसाब से अखाद्य, अखाद्य मतलब जिसको खा नहीं सकते। समझ आ रहे हैं अखाद्य क्या होता है? कि जिसे खा नहीं सकते। अब वो चाहे जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो, दोनों ही आदमी इसको नहीं खा सकते। दोनों ही जो चीजें हैं, यानी कि जो दोनों जीव है, वो इन खलियों को नहीं खा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? जहरीला पदार्थ। तो इसकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है कि ये ऐसी खलियां होती है जिन्हें खाया नहीं जा, जिन्हें जानवर या मानव द्वारा खाया नहीं जा सकता। ऐसी खलियां जिन्हें मानव व जानवरों द्वारा खाया नहीं जा सकता। तो ये तो क्या हो गई? अखाद्य खलियां। आया समझ के? अखाद्य खलियां जैसे नीम, तो नीम से भी तेल निकलता है, तो नीम की जो खली होगी वो कड़वी होगी, और कड़वी होने के कारण उसे खा नहीं सकते। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। इसकी बात करेंगे अखाद्य खलियों के एग्जाम्पल की। तो अपन पहले एग्जाम्पल दे अरंडी की खली। अरंडी की खली, अरंडी की खली, इसको खाया नहीं जा सकता। आ रही है समझ? फिर दूसरी करंज, करंज की खली, करंज की खली, इसे भी क्या करते हैं? खा नहीं सकते। इसके अंदर कुछ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो होता है इन सभी में। तो वो आपकी जो 12th की बुक है उसमें तो दिया हुआ है, लेकिन अपन तो हम पढ़ रहे थे क्या? अखाद्य खलियां। तो क्या है, बीच में वीडियो रुक गया, पता नहीं चला। तो अपन कहाँ थे? करंज की खली पे। तो बात कर रहे थे इनके जो रेशियो थे, एनपीके रेशियो की। तो एनपीके रेशियो के अंदर मैं बता रहा था कि इंपोर्टेंट किस लिए? 12th के लिए। अपने को सिर्फ कुछ इंपोर्टेंट खलियां हैं जिनका ही एनपीके रेशियो याद रखना है। तो ये अरंज की खली हो गई, उसके बाद महुआ की खली। फिर ये मैंने इसके ब्लैक अंडरलाइन क्यों की है, इसकी बात अपन आगे करेंगे। पहले खलियों की बात कर लेते हैं अपन। तो फिर बात करते हैं नीम की खली। अब नीम की खली, तो इसके आगे देखो एनपीके रेशियो लिखा हुआ है इसका। क्यों क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि नीम की खली के अंदर जो अखाद्य खलियां होती है, उनमें से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन प्रतिशत नीम की खली के पास ही पाई जाती है। और कितनी? 5.22%। फिर फास्फोरस की बात करते हैं, 1.08%। पोटेशियम 1.48%। फिर बात करते हैं कुसुम की खली। तो कुसुम की खली के अंदर क्या है कि अगर आपने 12th की बुक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बोलोगे कि
ये तो सर अखाद्य खलियों में नहीं, खाद्य खलियों में आती है। लेकिन कुसुम की खली होती है दो प्रकार की, एक तो छिलके वाली और एक बिना छिलके वाली। तो जो छिलके वाली है वो आएगी अखाद्य में, और जो छिलके वाली नहीं है, जिसके छिलका नहीं है, वो आएगी खाद्य में। तो इसकी बात करते हैं कुसुम की खली छिलका सहित। तो इसके अंदर कितने परसेंट नाइट्रोजन? 4.9% नाइट्रोजन। अब देखो महुआ की खली के चारों तरफ मैंने अंडरलाइन क्यों किए? क्यों? क्योंकि इसका खेत में प्रयोग करते हैं बुआई से 60 दिन पहले। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनका कार्बनिक विच्छेदन अच्छे से नहीं हो पाता, और उसको बहुत टाइम लगता है कार्बनिक विच्छेदन में, इसलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है महुआ की खली का खेत में प्रयोग बुआई से 60 दिन पहले, क्योंकि इसमें सेपोनिन सेपोनिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसका कार्बनिक विच्छेदन धीरे होता है। और जो बाकी खलियां हैं, जैसे अरंडी की खली हो गई, करंज की हो गई, महुआ की तो यहाँ बात करी ली अपन ने, फिर नीम की, कुसुम की, तो जो बाकी खलियां हैं इनका प्रयोग 15 से 30 दिन के अंदर कर देते हैं, फिर 15 से 30 दिन पहले, क्योंकि ये थोड़ी जल्दी कार्बनिक पदार्थ, ये कार्बनिक मृदा में बदल जाती है। तो यहाँ तक समझ आया मेरे हिसाब से? यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें कि क्या समझ नहीं आया, तो अगले वीडियो में मुझे इम्प्रूव कर सकें। तो जिसने उतार लिया अच्छी बात, और जिसने नहीं उतारा वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। उतार लिया खाद्य खलियां, अब बात करते हैं आगे। तो अब कौन सी खलियां? मैंने क्या कहा था, दो प्रकार की होती है, खाद्य और अखाद्य। अखाद्य की क्या कर लिया अपन ने? बात। सेकंड नंबर पे खाद्य खलियां। अब अखाद्य खलियां मैंने क्या कहा कि जो खाने के काम ना हो, ना आए। और खाद्य खलियां क्या होगी? उसकी उल्टी, यानी कि ऐसी खलियां जिन्हें मानव या जानवरों द्वारा खाया जा सके। वैसे मानव खाते तो नहीं है, लेकिन खाने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है कि कोई अपने कोई कुछ से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन खाते नहीं है। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे कि ऐसी खलियां जिन्हें जानवरों द्वारा खाया जा सके, क्या कहलाती है? खाद्य खलियां। फिर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। किसके एग्जाम्पल? खाद्य खलियों के एग्जाम्पल। तो खाद्य खलियों में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नारियल की खली सुनी होगी कि एक नारियल की खली आती है, नारियल की खली, तो इसे भी जानवरों को खिलाया जाता है। फिर आती है कपास की खली, यानी बिनोला की खली। तो कपास की खली, मैंने बिनोला क्यों बोला? जैसे आपने कपास के पेड़ से कपास तोड़ ली, उसके बाद आप उसकी रुई हटाओगे ना, तो रुई हटाने के बाद उसमें एक बीज आता है, तो उस बीज को बिनोला बोला जाता है। तो इस वजह से उस खली को क्या बोलेंगे? बिनोले की खली या कपास की खली। फिर बात करते हैं मूंगफली की खली। मूंगफली की खली, अब इसमें अपन एनपीके रेशियो देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इन जनरली पूछ लिया जाए कि किस खली में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, तो उस केस में मूंगफली। लेकिन अभी मैं आपको दो केस बताऊंगा, तो उन दो केस में अपने को कुछ चीजें याद रखनी है। क्या? सबसे पहले देखिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी होती है? 7.29%। नाइट्रोजन बराबर 7.29%। फिर फास्फोरस, फिर पोटेशियम। तो फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस कितना होता है इसमें? फास्फोरस होता है 1.5% और पोटेशियम होता है 1.3%। 1.5% फास्फोरस, 1.3% पोटेशियम। तो यहां तक बात कर ली। फिर आगे देखते हैं अलसी की खली। कौन सी खली? अलसी की खली। अलसी की खली। इसके बाद सरसों की खली। सरसों की खली के बाद किसकी बात करेंगे अपन? कुसुम की खली। अब आपने कहा सर उसमें लिखवाया, तो मैंने पहले बता दिया था कि छिली हुई, बिना छिली हुई। तो कुसुम की खली कौन सी? छिलका
रहित, उसमें कौन सी लिखा है? छिलका सहित। अब अगर छिलका रहित इस कुसुम की खली की बात की जाए तो इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे ज्यादा। अब आप बोलोगे सर आप मूंगफली में सबसे ज्यादा बता रहे हो और इसमें भी सबसे ज्यादा बता रहे हो, तो कैसे संभव है? तो संभव नहीं है, संभव करना पड़ता है। कुछ भी चीज संभव होती नहीं, उसको संभव बनाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन कितना पाया जाता है इसके अंदर? 7.9%। 7.9%। फिर फास्फोरस और फिर वही पोटेशियम की बात। तो इसके अंदर फास्फोरस कितना पाया जाता है? 2.2% फास्फोरस और 1.9% पोटेशियम। 2.2% फास्फोरस, 1.9% पोटेशियम। तो अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, उस हिसाब से आपको बताना है कि किस खली में क्या चीज ज्यादा पाई जाती है। फिर है अपने पास तिल की खली। तिल की खली, ये भी इसी के अंदर आती है, तिल की खली। तो अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें है। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि निम्न में से किस खाद्य फली में, क्या बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन में? अब हम क्या क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन, तो मैं बोल रहा हूं कि निम्न में से किस खाद्य खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। अब मैं इसके आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि पहला तो ऑप्शन जैसे मैंने कर दिया मूंगफली, दूसरा मैंने कर दिया कुसुम, तीसरा मैंने कर दिया तिल और चौथा मैंने कर दिया सरसों। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे लिख दिया आपने कि कुसुम में ज्यादा होती है, तो अब मैंने क्या लिखा? खाद्य खली। अपन कौन सी खली की बात करें? खाद्य खली। अगर खाद्य खली की बात आएगी तो इसका राइट आंसर होगा कुसुम। लेकिन अगर बात आ जाए कि किस खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, अब ना तो खाद्य पूछ रहे हैं ना अखाद्य, तो इस केस में अपने को पता नहीं कि कुसुम खाद्य फली है या अखाद्य फली है। कि पता कब चलेगा? जब ये खाद्य पूछेगा या अखाद्य पूछेगा। लेकिन इसने कोई नहीं पूछी, सारी खलियां पूछ ली, उसमें आंसर क्या आएगा अपना? मूंगफली। इसलिए मैंने क्या बताया? मूंगफली। तो इसी के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग खत्म हुई अपनी। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।